जी अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी सिखाई थी कि डेप्रिसिएट किस तरह से एसेट्स किया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड्स और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दोनों के ज़रिए हमने नॉन करंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन सीखी थी। और उसके बाद जो है आज हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे एसेट्स जो हैं उनको रीवैल्यू किस तरह से किया जाता है और IAS 16 उस पर किस तरह से हमें गाइडलाइन देता है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि एसेट जो है जब हम परचेज करते हैं उसको दो तरीके से रिकग्नाइज किया जाता है। एक है उसका एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकग्निशन, उसके लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, और फिर सब्सीक्वेंट रिकग्निशन। इनिशियल रिकग्निशन मतलब कि जब एसेट आप परचेज करके लाते हैं तो उस वक्त इनिशियली उसको किस वैल्यू पे और किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, और फिर जब आने वाले सालों में हर साल में बाद में दोबारा अगर उसकी कोई वैल्यू हमने लगानी है तो वो क्या वैल्यू होगी। ये बात हम अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनिशियल रिकग्निशन हम करते हैं एट कॉस्ट, इसको कहते हैं कॉस्ट मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल में हम क्या करते हैं, परचेज कॉस्ट प्लस एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी उस कॉस्ट का हिस्सा बनती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं पिछले अपने लेक्चर जिसका नाम है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन रिकग्निशन डेप्रिसिएशन एंड नेट बुक वैल्यू, उसमें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। उसके बाद जो सब्सीक्वेंट रिकग्निशन है इसकी, उसको हम रीवैल्यूड अमाउंट पे रिकग्नाइज करते हैं। इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूड अमाउंट पे रिकग्नाइज हम किस तरह से करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, एक तो नेट बुक वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट के साथ। ठीक है, नेट बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट भी मैं अपने पिछले IAS 16 के लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ, उसको फिर थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि अब तक जिस डेट को आपने उस एसेट को रीवैल्यू करना है उस दिन की हम बात कर रहे हैं कि उस दिन तक टोटल कितना एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है। कॉस्ट में से जब आप वो माइनस करें तो बाकी नेट बुक वैल्यू बचती है। और जो रिकवरेबल अमाउंट है ये वो अमाउंट है जो हम एसेट से रिकवर कर सकते हैं। तो एसेट से हम दो तरीके से उस पैसे रिकवर कर सकते हैं, या उसको बेच के या उसको इस्तेमाल करके। तो दोनों में से जिसमें हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा हम वो काम करेंगे। तो जो इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहते हैं वैल्यू इन यूज़, और अगर उसको बेचेंगे तो जाहिर है वो मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू पे सेल होगा। तो इन दोनों में से जो वैल्यू भी हायर होगी वो हम उसको एसेट की कहेंगे कि ये रिकवरेबल अमाउंट है। क्योंकि बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अगर एसेट से हमने वैल्यू रिकवर करनी है तो या तो हम उसको इस्तेमाल करके उससे पैसे रिकवर कर सकते हैं या उसको बेच के। दोनों में से जहां पे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा हम वो काम कर लेंगे। आज हम रीवैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे। अब रीवैल्यूएशन एक्चुअली होती क्या है, याद रखिएगा जब हम इन दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, नेट बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को, अगर नेट बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है, नेट बुक वैल्यू ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट कम है, इसका मतलब है कि अब आपको हर हाल में रिकवरेबल अमाउंट पे शिफ्ट तो होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि सब्सीक्वेंट है, रिवैल्यूएशन होगी, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड भी हो सकती है, रिवैल्यूएशन अपवर्ड भी हो सकती है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ये है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन यानी नेट बुक वैल्यू से अब आपकी रिकवरेबल अमाउंट कम है, इसको कहते हैं इम्पेयरमेंट। टेक्निकल टर्म में इसका नाम है इम्पेयरमेंट, और इसको IAS 36 डील करता है, जो कि बाद में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एडवांस वर्जन में। अगर नेट वैल्यू कम है और आपकी रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है तो ये होती है रिवैल्यूएशन। नेट बुक वैल्यू इज लेस देन रिकवरेबल अमाउंट, दिस इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन, और इसको IAS 16 डील करता है, जो कि अभी हमारा करंट टॉपिक है और इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, कैलकुलेशन की बात करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम ये कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से रिवैल्यूएशन कैलकुलेट की जाती है, उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है नॉन करंट एसेट्स की। उसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं गाइस। एग्जांपल क्या है हमारी कि XYZ कंपनी ने एक बिल्डिंग परचेज की है 1 अप्रैल 2012 को 5 लाख की, $5 लाख की बिल्डिंग परचेज की है। उसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो 10 साल है, और 10 साल के आखिर में उसके कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी, विद नो रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। ठीक है, 10 साल लाइफ है और 5 लाख की खरीदी है 1 अप्रैल 2012 को।
XYZ company uses straight line method to depreciate the building. अब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती है विद फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। इसका मतलब 2012 में हम पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जब भी जिस मंथ भी एसेट खरीदा ये मैटर नहीं करता, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, क्योंकि पॉलिसी कंपनी की ये है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल। तो सेल से मुराद क्या होता है? कंपनी की पॉलिसी में तो हम इसको सेल ही लिखते हैं, लेकिन इसको हम दो जगहों पे अप्लाई करते हैं। एक जगह क्या है कि अगर तो हमारा एसेट जो है वो सेल हो रहा है तो फिर तो डेफिनेटली हम इसको सेल को सेल ही कंसिडर करेंगे, और जिस साल सेल हो रहा है उस साल हम इसको रीवैल्यू उस साल हम इसकी डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। लेकिन अगर एसेट रीवैल्यू हो रहा है तो जिस साल में आपने उसको रीवैल्यू करना है उस साल भी हम उसकी डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, उसको भी इसी पॉलिसी के तहत सेल का साल ही कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि जब भी एसेट रीवैल्यू होता है उसकी नेट बुक वैल्यू भी खत्म हो जाती है, उसकी पिछली कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। तो यूँ समझे कि एक नए एसेट का जन्म हुआ, लेकिन उसकी लाइफ वही है जो पहले की है। क्यों कि हम लाइफ में चेंज नहीं लेके आ रहे होते हैं, हम सिर्फ एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे होते हैं। ओके, तो अब हमने करना क्या है? कंपनी रीवैल्यूड द बिल्डिंग ऑन 31 अगस्त 2018। इसका मतलब 2018 में हम बिल्कुल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। क्यों? फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, यानी ईयर ऑफ परचेज 2012 है और ईयर ऑफ सेल 2018 कंसिडर करते हुए 2018 में हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो अब तक हम नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 31 अगस्त 2018 को नेट बुक वैल्यू क्या बनती है उससे उठा के, अब ये दो रिकवरेबल अमाउंट्स हैं एसेट्स की, या तो 4,50,000 या 6,25,000। ये दो अलग अलग एग्जांपल्स हैं, बारी बारी इनको देखेंगे। इसका मतलब अब एसेट नेट बुक वैल्यू से उठ के रिकवरेबल अमाउंट पे आ जाएगा। ठीक है, अब रिकवरेबल अमाउंट या 4,50,000 है या 6,25,000 है, ये दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। लेकिन नेट बुक वैल्यू क्या है? नेट बुक वैल्यू दोनों सूरतों में जाहिर है, हम जब अगर एसेट को 6 साल तक डेप्रिसिएट करेंगे, 2012 से लेकर 2017 तक 6 साल तक डेप्रिशिएट करेंगे, और अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं तो 5 लाख कॉस्ट है, 10 साल उसकी लाइफ है, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला यूज करें, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो टोटल कॉस्ट तो है 5 लाख है, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है और रेजिडुअल वैल्यू नील है। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 50,000 50,000 हर ईयर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इसका मतलब ये है कि हमने 6 साल तक इसको डेप्रिशिएट करना है, तो टोटल अब तक 3 लाख की डेप्रिसिएशन हो चुकी होगी। तो 5 लाख कॉस्ट, 3 लाख डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू हमारी 2 लाख है। अब मैंने दोनों सूरतों में 2 लाख से 4,50,000 तक एसेट लेके जाना है। इसका मतलब मेरा एसेट 2,50,000 से रीवैल्यू होगा, या 2 लाख से मैंने 6,25,000 पे लेके जाना है। इसका मतलब मेरा एसेट 4,25,000 से रीवैल्यू होगा। ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी ये कैलकुलेशन हम आगे जाके करते हैं। सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जब भी हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं नेट बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को, और हमेशा रिकवरेबल अमाउंट पे शिफ्ट हो जाते हैं। अलबत्ता सिचुएशन मैंने दो दे दी हैं। एक रिकवरेबल अमाउंट वो है जो कि हमारी ओरिजिनल कॉस्ट से कम है। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 5 लाख, हम इसको नीचे लेके आ रहे हैं। दूसरी रिकवरेबल अमाउंट है 6,25,000 जो कि हमारी ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा है। दोनों एग्जांपल्स हम करेंगे ताकि आपको दोनों में से किसी भी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए तो आपको परेशानी ना हो। बस ये याद रखिएगा कि जब भी एसेट रीवैल्यू होता है तो 2 स्टेप्स हमेशा आपको जहन में होने चाहिए। नंबर 1, उसकी नेट बुक वैल्यू, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ख़त्म हो जाएगी, और नंबर 2 जो रिकवरेबल अमाउंट है अब वो कॉस्ट बन जाएगी एसेट की। ठीक है, इस चीज़ की प्रैक्टिस हम आगे जाके करते हैं। ओके, प्रैक्टिस के लिए वापस आते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले तो जिस डेट को मैंने एसेट्स को रीवैल्यू करना है वो है 31 अगस्त 2018। इस डेट को मैं पहले अपने अकाउंट्स ओपन कर लेता हूँ कि इस डेट को मेरे एसेट की कॉस्ट क्या है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है। तो ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट तो ज़ाहिर है चेंज नहीं हुई, अब तक 5 लाख है। डेप्रिसिएशन अब तक जैसा कि मैंने पहले बताया 3 लाख है, यानी 50,000 हर साल है, तो 6 साल की डेप्रिसिएशन अब तक हम चार्ज कर चुके हैं, जो कि टोटल 3 लाख बनती है। अब रीवैल्यूएशन के ऊपर कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं? 2 स्टेप्स तो मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहले तो हम एसेट की कॉस्ट एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ एसेट एज द न्यू रीवैल्यूड अमाउंट बिकम्स द न्यू कॉस्ट ऑफ एसेट। जो नई अमाउंट है, जो कि इस एग्जाम्पल 1 में 4,50,000 है। ठीक है, वापस एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल 1 में
4,50,000 है। इसमें हम रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं कि कैलकुलेट द बैलेंस ऑन रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट एंड न्यू डेप्रिसिएशन आफ्टर रीवैल्यूएशन। दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, एक तो 31 अगस्त 2018 को रीवैल्यूएशन रिजर्व पे बैलेंस क्या होगा, और दूसरा रीवैल्यूएशन के बाद अब उसकी नई डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, और फिर उस नई डेप्रिसिएशन और पुरानी डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। तो रिक्वायरमेंट 1 आप देख सकते हैं 4,50,000, तो मैं 4,50,000 पे इसको लेके जाऊंगा। अब जब 4,50,000 पे लेके जाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि मेरा एसेट 50,000 से कम हो जाएगा। तो जब एसेट को कम करना हो तो हम क्रेडिट करते हैं, तो मैं एक एंट्री पास कर दूंगा, क्रेडिट बिल्डिंग 50,000। क्यों क्रेडिट किया है, रिवैल्यूएशन रिजर्व की वजह से, तो डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व 50,000 से। याद रखिएगा, ये हम रिवैल्यूएशन रिजर्व को देख के एंट्री पास नहीं करेंगे, बल्कि अपने एसेट को देख के एंट्री पास करेंगे कि हमारे एसेट की नई कॉस्ट अब क्या है। तो चूंकि इसको 4,50,000 पे लेके जाना है, पहले 5 लाख थी, तो मुझे एसेट को 50,000 से कम करना है। तो मैंने कम करने के लिए एसेट को क्रेडिट कर दिया 50,000 से और रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट कर दिया। अब इस ट्रांजैक्शन को हम पोस्ट करते हैं, उसके लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व का अकाउंट बनेगा और 50,000 से डेबिट हो जाएगा। उसके रेफरेंस में बिल्डिंग है तो बिल्डिंग एज रीजन आ जाएगी, और बिल्डिंग के अकाउंट को हम 50,000 से क्रेडिट कर देंगे विद रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो आप देखेंगे कि हमारी बिल्डिंग जो है आपकी 4,50,000 पे आ चुकी है। सो ये पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में आपने अपनी कॉस्ट एडजस्ट करनी है। दूसरे स्टेप में आपने एसेट्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म कर देनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो खत्म कर, जब बनती है तो क्रेडिट होती है, खत्म करने के लिए हम उसको डेबिट कर देंगे। तो 3 लाख की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब तक वो मैं डेबिट कर दूंगा। क्यों, एसेट रीवैल्यू हुआ है, तो इसका मतलब क्रेडिट में रीवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा 3 लाख से। अब इस एंट्री को भी पोस्ट करूंगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी। आप देख सकते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व में मैंने 3 लाख क्रेडिट कर दिया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मैंने 3 लाख डेबिट कर दिया। अब आप इस ट्रांजैक्शन के बाद देखें तो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो 2,50,000 से क्रिएट हो चुका है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे एसेट की नेट बुक वैल्यू 2 लाख है। 2 लाख से इसको जब 4,50,000 पे लेके जाना है तो रिवैल्यूएशन कितने से होगी, 2,50,000 से। सो ये 2,50,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व का अकाउंट बन चुका है। इसी तरीके से हमारे एसेट की भी नई कॉस्ट जो है आप देखें 4,50,000 अब बन चुकी है। 5 लाख पहले थी, 50,000 से क्रेडिट कर दिया और हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये खत्म हो चुकी है। आज से नई डेप्रिसिएशन दोबारा से स्टार्ट होगी, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि नई डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी होगी। अब आपने क्या करना है, डिडक्ट एक्सेस डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग। स्टेप 3 में आपने जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा से मुराद पहले जो डेप्रिसिएशन हो रही थी वो और अब जो नई डेप्रिसिएशन होगी वो, मेथड स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। अब आप देखें कि पहले हमारी डेप्रिसिएशन कितनी थी, हर साल 50,000 50,000 से हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, क्योंकि 5 लाख कॉस्ट थी, उसकी 10 साल लाइफ थी। और ये बात शुरू हुई थी 2012 में, यानी 2012 में एसेट लिया, 2018 में जाके कर दिया, 18 को हमने डेप्रिशिएट नहीं किया, 6 साल डेप्रिशिएट किया हमने, टोटल लाइफ 10 साल। इसका मतलब अब इसकी बाकी लाइफ रह गई है 4 साल। तो इसका मतलब है कि अब जो नई कॉस्ट है उसको हम 4 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे। तो जो नई डेप्रिसिएशन उसकी निकल आएगी, प्रीवियस डेप्रिसिएशन कितनी है, 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, 50,000। नई डेप्रिसिएशन क्या है, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 6, यानी अब इसकी कॉस्ट 4,50,000 हो गई है और लाइफ कितनी बाकी है, 4 साल। तो अब बाकी 4 सालों पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी नई डेप्रिसिएशन हर साल जो हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में वो है 1,12,500। पहले हम कितनी चार्ज कर रहे हैं, 50,000, अब हम चार्ज करेंगे 1,12,500। एक्सेस कितनी डेप्रिसिएशन है जो हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, वो है 62,500, यानी 1,12,500 अभी है, 50,000 पहले थी। तो इसका मतलब है कि अब हम 62,500 एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अब हमने इस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपने एक्सपेंस चार्ज कर दिया 1,12,500, लेकिन एक्चुअली तो 50,000 एक्सपेंस था ना, बाकी तो हमने रीवैल्यू किया है, और रीवैल्यूएशन आपको पता है एक फर्जी एलिमेंट होता है। तो हम क्यों अपने जो इक्विटी है या जो हमारे एसेट्स हैं उसको ओवरस्टेट करें। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि एक एंट्री पास कर देते हैं जिससे हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को वापस ले आते हैं
ठीक है, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कर देते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन से। क्यों? रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट करने का मतलब कि आप एक प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। चूँ प्रॉफिट क्यों बढ़ाते हैं कि एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो चुका है, उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए हम रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर देंगे। और क्यों रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट करेंगे कि एसेट रीवैल्यू हुआ था तो रीवैल्यूएशन को डेबिट। याद रखिएगा, रीवैल्यूएशन भी चूंकि एक कैपिटल का हिस्सा है, तो जब भी बढ़ेगा क्रेडिट होगा, जब भी कम होगा डेबिट होगा। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व बनना था तो डेबिट हुआ, 2,50,000 से क्रेडिट हुआ था, ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब जब खत्म होगा तो डेबिट होगा। तो 62,500 से जब हम डेबिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर साल अगर हम रीवैल्यूएशन रिजर्व को 62,500 चार्ज करेंगे तो आफ्टर 4 इयर्स हमारा रीवैल्यूएशन रिजर्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 62,500 को आप मल्टीप्लाई करें 4 से तो आपको आंसर मिलेगा 2,50,000। इसका मतलब 2,50,000 जो है ये आप का रीवैल्यूएशन रिजर्व 4 साल बाद खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? 4 साल बाद एसेट की लाइफ भी खत्म हो जाएगी। जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी, हमें एसेट नहीं रहेगा तो उसका रीवैल्यूएशन रिजर्व रख के हमने क्या करना है। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन जो होती है ऑन आफ्टर रीवैल्यूएशन, हमेशा उससे हम एक एंट्री पास करते हैं, क्या? रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट कर देते हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एसेट को रीवैल्यू कैसे किया जाता है और फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन की क्या ट्रीटमेंट होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट 2 पे। रिक्वायरमेंट 2 में हमने, अगर आपको याद हो, तो हमने एसेट को लेके जाना है 6,25,000 तक। इसका मतलब अगर उसकी नेट बुक वैल्यू 2 लाख है तो अब कितने से रीवैल्यू होगा? 4,25,000 से एसेट रीवैल्यू हो जाएगा। इसी तरीके से 31 अगस्त को पहले हम अपने अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट 5 लाख और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख। उसके बाद स्टेप्स ऑन रीवैल्यूएशन। पहले स्टेप में हमने कॉस्ट एडजस्ट करनी है, तो कॉस्ट में कैसे एडजस्ट होगी? अब चूंकि एसेट को हमने 6,25,000 पे लेके जाना है, पहले कॉस्ट है 5 लाख, तो 1,25,000 से एसेट मजीद बढ़ जाएगा। सो डेबिट कर दूंगा बिल्डिंग को 1,25,000 से। क्यों डेबिट हुआ? कि रीवैल्यूएशन हुई है, तो उसके अगेंस्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व अब क्रेडिट हो जाएगी। आपने देखा कि पहले हमारी कॉस्ट कम हुई थी तो हमने एसेट क्रेडिट किया था, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हुआ था। अब हमारी कॉस्ट बढ़ रही है तो एसेट डेबिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। हम रीवैल्यूएशन रिजर्व का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसमें क्रेडिट साइड पे 1,25,000 लिख देते हैं, रेफरेंस बिल्डिंग आ जाएगा और बिल्डिंग के अकाउंट में रीवैल्यूएशन रिजर्व के साथ 1,25,000 डेबिट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि हमारी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म होगी। खत्म करने के लिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। रीवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट ही हम दूसरी एंट्री पास कर देंगे। इसको जब हम पोस्ट करेंगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। आफ्टर दैट हम अपने बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे 3 लाख और 1,25,000 कुल मिला के आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व 4,25,000 से ओपन हो चुका है। क्या क्लोजिंग बैलेंस से मुराद इस दफा का क्लोजिंग है, जाहिर है नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और हमारी जो कॉस्ट है अब वो एडजस्ट होकर 6,25,000 पे जा चुकी है, क्योंकि अब एसेट हमारा 6,25 की रिकवरेबल अमाउंट है इसकी, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद एक्सेस डेप्रिसिएशन की जब हम बात करेंगे तो उसी तरीके से पहले जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी, जैसा आपको पता है, वो 50,000 थी, क्योंकि 10 साल लाइफ थी, 5 लाख कॉस्ट थी, तो हर साल 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी। अब एसेट की जो नई वैल्यू है, नई कॉस्ट है, वो है 6,25,000। और जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि एसेट की लाइफ 4 साल बाकी है, अब 6,25,000 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो नई डेप्रिसिएशन हमारी आ जाएगी 1,56,250, यानी 1,56,250 इज द न्यू डेप्रिसिएशन। तो एक्सेस कितनी हो जाएगी? 1,50,000, 1,56,250 माइनस 106,250, सॉरी माइनस 50,000। So ignore this. This is not 1,12,500. This is 156,250 minus 50,000. आंसर हमारा ठीक है, वो है 1,06,250। 1,06,250 एक्सेस डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज कर रहे हैं, और वो डेप्रिसिएशन से हम क्या करेंगे? हम अपना रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट कर देंगे, ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कर देंगे। मैंने आपको कहा था कि एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री की वजह क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ा दो, रीवैल्यूएशन रिजर्व को कम कर दो। तो रिटेन्ड अर्निंग्स हो जाएगी क्रेडिट
और रीवैल्यूएशन रिजर्व हो जाएगा डेबिट। अब रिटेन्ड अर्निंग रीवैल्यूएशन रिजर्व असल में कैपिटल के हिस्से होते हैं। याद रखिएगा, जब कंपनी की हम बात करते हैं ना, तो किसी भी कंपनी का कैपिटल खाली कैपिटल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी एक लेक्चर दूंगा। उसमें आप देखेंगे कि कंपनी के कैपिटल में सिर्फ कैपिटल नहीं होता, बल्कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स, ये 4 हिस्से होते हैं और इन चारों को टोटल मिला के हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? वो कैपिटल जो ओनर का है, शेयर होल्डर का है। और इसके अलावा जो कैपिटल और दूसरा कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं डेट कैपिटल। डेट कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि लॉन्ग टर्म लोन लेके हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो होता वो भी कैपिटल है, इक्विटी वाला भी कैपिटल होता है। सो ये दोनों कैपिटल हैं। तो आगे जाके कंपनी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसमें डिस्टिंक्शन भी वाजे कर लेंगे कि इक्विटी असल में क्या क्या होती है। तो याद रखिएगा, जब हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो एक्चुअली हम प्रॉफिट और लॉस में एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो चार्ज करते हैं उसको वापस कर देते हैं, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमें गलत वैल्यू ना दे, हमें परफॉर्मेंस अपने ऑपरेशन से जो है एक्चुअली वही शो हो, ना कि रीवैल्यूएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट कम ज़्यादा हो। तो वो हम एक्स्ट्रा अमाउंट रीवैल्यूएशन को चार्ज करेंगे। तो वो आप देखेंगे एसेट की लाइफ बाकी है 4 साल। हर साल अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व 1,06,250 से हो तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6,25,000, ठीक है, सॉरी 4,25,000। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रीवैल्यूएशन रिजर्व जो 4,25,000 से बना था, 4 सालों में ये खत्म हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये रीवैल्यूएशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। गाइस प्लीज़ इसके बाद इसकी जो एग्जाम किट में क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं उन क्वेश्चंस का ज़रूर कीजिएगा। ये 3 स्टेप्स हमेशा जहन में रखिएगा जो कि रीवैल्यूएशन पे किए जाते हैं। कॉस्ट एडजस्ट कर दें उसकी पहले, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म कर दें और उसके बाद एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्रीज भी पास करनी आपको आनी चाहिए। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।